नमस्कार साथियों, मेरा नाम है रमेश चौहान और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने एजुकेशन प्लेटफॉर्म एग्जाम फैक्ट पर। तो साथियों, सीईटी ग्रुप 6 एमसीक्यू क्लास 7 हमारे सामने है। इसको हम शुरू करने से पहले या हमारे द्वारा शुरू करने से पहले देखिए, सबसे मेन चीज़ कि भी आपका जो साथ है वो बना रहना चाहिए। जितना साथ आप हमारा देंगे हम भी आपका उतना ही साथ देंगे। ये बात मैं बार बार हर क्लास के अंदर आपको कहता हूँ। ठीक है, बस दरकार है तो सिर्फ आपके प्यार की। ठीक है। और हमारा जो पर्सनल चैनल है रमेश चौहान आईएसआर, तो आप उसको भी विजिट करें और देखें कि हमने वहाँ पे जो आपका ग्रुप सी है उसके जो सिलेबस में जो आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो मेनली आपको बुक्स वगैरह में देखने को नहीं मिलते या यूँ कहा जाएगा उनके रिगार्डिंग, तो उनसे रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं मैं वहाँ पे कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप वहाँ पर भी जाएं, उनको देखें। मॉर्निंग में भी आज मैंने एक लाइव क्लास वहाँ पे ली है। ठीक है। तो चलिए बिना देरी करते शुरू कर दे अपने टॉपिक को। और हाँ, अगर मान लीजिए इन क्लासेस की आपको पीडीएफ चाहिए, जो आपको एमसीक्यू ये क्लासेस हमारे पास इनकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए, तो आप हमारा एग्जाम फैक्ट यूट्यूब अकेडमी का जो एप्लीकेशन उसको डाउनलोड करें। वहाँ पर फ्री सेक्शन में आपको ये इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। जितने भी एमसीक्यू हम यहाँ पे करा रहे हैं उन सभी की क्लासेस आपको वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। ठीक है। तो चलिए बिना देरी करते शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। तो यहाँ पे सबसे पहला स्टेटमेंट नंबर 1। तो इसमें स्टेटमेंट में क्या कहता है? एज ए बिजनेस, ठीक है, एज ए बिजनेस इज ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सोसाइटी, या यू कहा जाएगा भी पार्सल ऑफ द सोसाइटी, इट मस्ट थिंक ऑफ सोशल ऑब्लिगेशंस। यहाँ पे कहता है क्योंकि व्यवसाय समाज का एक अभिन्न अंग है, इसीलिए इसे सामाजिक दायित्वों के बारे में अवश्य सोचना चाहिए। ये बात तो स्टेटमेंट एक मेरे अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है, क्योंकि ये बिल्कुल सही बात इसने बोली है। स्टेटमेंट नंबर 2 के अंदर कहता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ब्रॉडर देन लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये हम पिछली क्लास में देख चुके हैं। बिल्कुल हाँ, तो दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो हाँ, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। दोनों ही कथन बिल्कुल सही है। ठीक है। अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक की तरफ या अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोल रहा हूँ, कमाल है मेरा भी। तो यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है उसमें कहा नैतिक व्यावसायिक व्यवहार केवल समाज के लिए फायदेमंद है, ना कि व्यवसाय या व्यावसायिक उद्यम के लिए। किसने कहा? क्योंकि देखिए, यहाँ पर एथिकल जो हमारे पास व्यवहार है, एथिकल जो हमारे पास बिहेवियर है किसी भी फर्म का, वो सिर्फ समाज के लिए फायदेमंद थोड़े ना है। उसमें व्यवसाय का पर्सनल इंटरेस्ट शामिल होता है। ठीक है। तो ये दोनों के लिए सही है भाई। इसने कहा ना कि व्यवसाय के लिए, तो बिल्कुल गलत है ये स्टेटमेंट। ठीक है। स्टेटमेंट नंबर 2 के अंदर कहता है कर्मचारियों को नैतिक कार्यक्रम विकसित करने की प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाता। किसने कहा नहीं किया जाता? कर्मचारियों को तो सबसे पहले यहाँ पे कंसिडर किया जाता है। तो स्टेटमेंट दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट, व्यवसाय को प्रदूषण की रोकथाम के लिए सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों और विनियमों का पालन करना चाहिए। तो जी हाँ, बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि सरकार के द्वारा जो भी नियम कायदे कानून बनाए गए हैं तो उनको प्रॉपर तरीके से पालन करके तभी तो यहाँ पे रोकथाम करी जा सकती है। तो स्टेटमेंट नंबर 2 इसके अंदर क्या कहता है? पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण की रोकथाम के लिए कार्य संस्कृति बनाए रखने और विकसित करने में उद्यम के निचले प्रबंध को शीर्ष प्रबंध की तुलना में अधिक प्रतिबद्ध होना चाहिए। तो दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं, कोई चिंता वाली बात नहीं। ऑप्शन बी, सॉरी सॉरी सॉरी, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है। यहाँ पे मैंने बी को ठीक कर दिया, तो इसको मैं रेज कर देता हूँ। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यानी कि दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल एक्यूरेट है, बिल्कुल सही है। अगले स्टेटमेंट या अगले कथन क्वेश्चन के अंदर कहता है कथन एक, तो एक उद्यम उपभोक्ताओं को उत्पाद और कंपनी के बारे में पूरी जानकारी प्रदान करने के जिम्मेदार होता है। जी हाँ, कोई भी एक इंडस्ट्री है, कोई भी इंडस्ट्री है, तो उसको अपने कंज्यूमर्स को यूकाजे कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में सारी जानकारी देनी होती है। स्टेटमेंट एक बिल्कुल ट्रू है, बिल्कुल सही है। ठीक है, बिल्कुल ट्रू है। अब यहाँ पे स्टेटमेंट नंबर 2 की बात करते हैं, तो व्यावसायिक उद्यम श्रमिकों को उनके पूंजी निवेश पर उचित रिटर्न, देखो ध्यान दो, श्रमिकों को उनके पूंजी निवेश पर उचित रिटर्न। श्रमिक कौन सा पूंजी लगाते हैं बिजनेस के अंदर? पूंजी तो हमारे पास ऑनर यानी कि इक्विटी शेयर होल्डर लगाते हैं। तो उनकी बात करें तो यहाँ पे श्रमिकों को कोई रिटर्न नहीं दिया जाता। तो स्टेटमेंट एक ट्रू है, लेकिन स्टेटमेंट 2 गलत है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट एक, हाँ, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है। इसके बाद अगले स्टेटमेंट पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा वित्त का अल्पकालीन स्रोत है? तो देखिए, शेयर ये लॉन्ग टर्म होते हैं। ठीक है, लॉन्ग रन सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है। डिबेंचर ये भी लॉन्ग रन होते हैं। और ये सब, जी नहीं, इसने बोला अल्पकालीन, तो ऑप्शन बी
जो व्यापारिक उधार है यानी कि ट्रेड क्रेडिट है ना, दिस इज द एग्जैक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर कॉर्पोरेट जमा का एक प्रकार है? अब अंतर कॉर्पोरेट जमा कौन सी होती है? तो यहाँ पे देखिए, बिजनेस ए, बिजनेस बी। बिजनेस ए के पास है ना अगर एक्सेस पैसा पड़ा हुआ है, ठीक है, एक्सेस पैसा पड़ा हुआ है, तो वो अपने पैसे को क्या करेगी, शॉर्ट टर्म के लिए इन बिजनेस बी को क्या कर देगी, उधार पे दे देगी। इसको कहते हैं इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स। ठीक है, बिजनेस ए के पास पैसा एक्सेस है, तो वो अपने पैसे से रिटर्न कमाना चाहता है, तो बैंक उसको इतना रिटर्न नहीं देगा, जबकि ये उसको ज्यादा रिटर्न देगी। तो बिजनेस बी के अंदर वो अपना पैसा इन्वेस्ट कर देता है शॉर्ट टर्म के लिए। अब कहते हैं कि कौन सा प्रकार है, तो 3 महीने के लिए जमा, काल जमा, 6 महीने के लिए जमा, ये सब। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ये सब के सब है भाई। ठीक है, तो एक बिजनेस ये इसको 3 महीने के लिए भी पैसा दे सकता है। कॉल डिपॉजिट्स का मतलब जब जरूरत, जब भी ये डिमांड करेंगे ना, उनको बी को तभी वापस करना पड़ेगा, इसको कॉल डिमांड कहते हैं या कॉल डिपॉजिट्स कहते हैं। ठीक है, और 6 महीने के लिए कहते हैं, 3 की बजाय वो उसको 6 महीने के लिए भी दे सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट, इक्विटी शेयर धारकों को कहा जाता है क्या, कंपनी के मालिक। ठीक है, ऑनर्स ऑफ द कंपनी उनको बोला जाता है। नेक्स्ट, इक्विटी शेयर धारकों पर वरीयता शेयर धारकों की, वरीयता मतलब प्रेफरेंस शेयर की बात कह रहा है इधर। ठीक है, धारकों को कौन सा अधिमान्य अधिकार प्राप्त है, यानी कि प्रेफरेंस शेयर्स को कौन सा एक्स्ट्रा बेनिफिट यहाँ पे मिल रहा है? तो देखिए, यहाँ पे कहता है पूंजी का, ऑप्शन ए के अंदर पूंजी का पुनर्भुगतान प्राप्त करने का अधिकार, लाभांश की निश्चित दर प्राप्त करने का अधिकार, ए और बी दोनों, ऑप्शन डी मताधिकार। तो देखिए, नॉर्मली किसी भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को सामान्यतया कोई भी वोटिंग राइट नहीं होता। लेकिन एक चीज मैं आप पे बता देना चाहता हूं, अगर मान लीजिए आपके जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं उनको 3 साल से कोई भी डिविडेंड या सॉरी इंटरेस्ट दिया ही नहीं गया है, यानी कि 3 साल से अगर उनको डिविडेंड या इंटरेस्ट नहीं दिया गया, बेसिकली इनके ऊपर इंटरेस्ट ही दिया जाता है। ठीक है, डिविडेंड के रूप में इंटरेस्ट दिया जाता है, जो भी है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ यार, सिंपल सी बात है कि भी इनको पैसा यानी रिटर्न दिया जाता है। अगर 3 साल तक इनको कोई रिटर्न नहीं दिया गया तो इनको भी वोटिंग राइट प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, इनको भी वोटिंग राइट प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन सामान्यतया इनको वोटिंग राइट प्राप्त नहीं होते। अगर 3 साल तक इनको कोई भी रिटर्न यहाँ पर नहीं दिया गया है, कोई भी पैसा इनको यहाँ पे एज ए इनकम नहीं दिया गया है, तो इनको भी वोटिंग राइट मिल जाएगा। लेकिन सामान्य दिशा में यहाँ पर ऑप्शन डी तो है ही नहीं। ठीक है, तो इक्विटी शेयर धारकों को कौन से बेनिफिट है, तो वो पूंजी पर अपना पैसा वापस, यानी कि कंपनी के डिसोल्यूशन के ऊपर, कंपनी के समापन के ऊपर अपना पैसा वापस प्राप्त करने का अधिकार रखते हैं, और साथ में उनके जो लाभांश की दर है वो निश्चित होती। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यानी कि ए और बी दोनों। निम्नलिखित में से कौन उधार ली गई निधि का स्रोत है, यानी कि भी आपको 4 ऑप्शन है, चारों में से आपने ये बताना है कि भी किस में उधार ली निधि का स्रोत है। तो सामान्य शेयर उधार का नहीं है, तो कैपिटल का सोर्स है। वैश्विक डिपॉजिटरी, जी नहीं, ये भी एक सोर्स ऑफ कैपिटल है। भारतीय डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स, ये भी कैपिटल का। तो इंटर कॉर्पोरेट जो हमारे पास डिपॉजिट्स हैं, ये एक काइंड ऑफ शॉर्ट टर्म लोन है। ठीक है भाई, नेक्स्ट हमारे पास निम्नलिखित में से कौन सी मालिकों की निधि की विशेषता नहीं है? अब मालिकों की निधि कौन सी होती है? इक्विटी। ठीक है, इक्विटी की विशेषता नहीं है, तो जोखिम वाहक पूंजी, तो बिल्कुल इक्विटी तो जोखिम वाहक पूंजी होती है भाई। आवधिक ब्याज भुगतान ये नहीं होता, क्योंकि देखिए इनके ऊपर ब्याज भुगतान नहीं होता, इनको तो डिविडेंड दिया जाता है। क्या दिया जाता है? डिविडेंड। आपकी प्रेफरेंस शेयर्स हो या आपका जो यूं कहा जाए कि भी आपका क्या बोलते हैं इसको, इक्विटी शेयर हो, दोनों के ऊपर डिविडेंड। तो पिछले क्वेश्चन में मैं इंटरेस्ट डिविडेंड बोल रहा था, तो उसका क्लैरिफिकेशन इधर है। तो यहाँ पे इनको दोनों को क्या दिया जाता है? डिविडेंड दिया जाता है, लाभांश कहते हैं इसको हिंदी में। ठीक है, लाभांश दिया जाता है, तो इनको ब्याज नहीं दिया जाता। ठीक है, ये स्थायी राजधानी लिखा हुआ है, स्थायी पूंजी की बात करता है। ठीक है, स्थायी पूंजी की बात करता है, और किसी भी प्रकार की सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, ये तीनों के तीनों हमारे पास इक्विटी की विशेषताएं हैं। ऑप्शन बी जो है, यानी कि आवधिक ब्याज भुगतान, ये हमारी पूंजी की विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, डैश निधि प्रदाताओं का व्यवसाय के प्रबंधन पर नियंत्रण होता है। कौन सी निधि प्रदाताओं का? तो मालिकों की। ऑनर्स इक्विटी को यूं कहा जाए कि भी मैनेजमेंट में कंट्रोल करने का अधिकार होता है। ठीक है, इक्विटी शेयर धारकों की देनदारी खालिस्तान है। ठीक है, इक्विटी शेयर धारकों की देनदारी खालिस्तान है, असीमित, सीमित, शून्य या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सीमित,
क्योंकि जितने रुपए के शेयर इन्होंने परचेज कर रखे हैं उतने ही पैसे देने के लिए लायबल है, इससे ज्यादा नहीं। नेक्स्ट, वरीयता शेयर धारकों को हाइब्रिड सिक्योरिटीज के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि उनमें खालिस्तान और खालिस्तान दोनों की विशेषता पाई जाती है। यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर्स को है ना हाइब्रिड सिक्योरिटीज के रूप में देखा जा सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उनके अंदर हमारे पास इक्विटी शेयर्स और डिबेंचर दोनों की विशेषता पाई जाती है। इक्विटी शेयर्स की इसीलिए क्योंकि इनको डिविडेंड मिलेगा, ठीक है, और डिबेंचर की इसीलिए क्योंकि इनका पैसा सेफ है, सुरक्षित है, कंपनी बंद भी होगी तब भी इनको इनका पैसा वापस जरूर किया जाएगा। ठीक है, तो दोनों की क्वालिटी मिलती है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, डैश कैपिटल का उपयोग चालू परिसंपत्तियों को खरीदने के लिए किया जाता है। तो देखिए ये तय लिखा हुआ है, यहाँ पे इसको स्थायी कह सकते हो आप, ठीक है, स्थायी। तो पूंजी का उपयोग चालू परिसंपत्तियों को खरीदने के लिए किया जा सकता है। जी हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है। अब कौन सी पूंजी का? स्थायी पूंजी का, वर्किंग यानी कि कार्यरत कैप पूंजी का, ए और बी दोनों का, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ध्यान से, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जो करंट असेट्स होती है ना, ठीक है, उनको परचेज करने के लिए हम यहां पर कौन सी? वर्किंग कैपिटल, ठीक है, वर्किंग कैपिटल का ही इस्तेमाल करते हैं, ये ध्यान में रखें यहां पे। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, समापन के समय खालिस्तान का रिफंड खालिस्तान के रिफंड के बाद किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए, जो हमारे पास इक्विटी शेयर कैपिटल है ना, उसको सबसे बाद में पेमेंट मिलती है, लेकिन उससे पहले किसको पेमेंट मिल जाती है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो समापन के समय पर वरीयता शेयर पूंजी यानी कि प्रेफरेंस शेयर पूंजी का रिफंड इक्विटी शेयर पूंजी के रिफंड के बाद नहीं किया जाता, बल्कि यूं कहा जाएगा कि इक्विटी शेयर पूंजी का रिफंड प्रेफरेंस शेयर के बाद किया जाता है। ये ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये सेंटेंस बिल्कुल सही बन रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट हमारे पास बरकरार रखेगी यानी कि रिटेन अर्निंग्स की बात करें, यानी कि जमा पूंजी की बात कह रहा है भाई, बचाया हुआ जो हमारे पास है प्रॉफिट है उसकी बात करता है। तो रिटेन अर्निंग्स बचाया हुआ पैसा है, कमाई को किस रूप में जाना जाता है? आंतरिक वित्त पोषण, मुनाफे की वापसी यानी कि प्लॉगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स, वापस बिजनेस के अंदर वापस फिर से मुनाफे को इन्वेस्ट करने की प्रोसेस को प्लॉगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट कहा जाता है। ठीक है, स्ववित्त पोषण, तो ये सभी, तो यहाँ पे ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। रिटेन अर्निंग्स को हम यहाँ पर इन सभी के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, सामान खरीदने के लिए सामान्यतः या सामान्य क्रम में वित्त का कौन सा स्रोत उपलब्ध है? ये थोड़ा सा है ना, ध्यान दे इस चीज को। तो विच सोर्स ऑफ फाइनेंस इज अवेलेबल इन नॉर्मल कोर्स ऑफ, ये थोड़ा सा अलग है, इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा बता दूं आपको। ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है, क्वेश्चन ऐसा नहीं है, ये क्वेश्चन मेरे से मिसप्रिंट तो नहीं हो गया शायद, एक मिनट, लेट मी चेक। नहीं नहीं नहीं, मिसप्रिंट नहीं हुआ है। देखिए ध्यान से, सामान खरीदने के समय सामान्य क्रम में या सामान खरीदने के सामान्य क्रम में वित्त का कौन सा स्रोत उपलब्ध है? देखिए, हम जब माल लेते हैं, माल खरीदते हैं, तो उस समय हमको नॉर्मल जो फाइनेंस का कौन सा सोर्स है? तो इंटर कॉर्पोरेट, जी नहीं। सार्वजनिक जमा, जी नहीं। इनमें से कोई नहीं, जी नहीं। यहाँ पर व्यापार, ट्रेड क्रेडिट। देखिए, माल खरीद रहे हैं, माल उधार में खरीदा जाएगा, तो ये एक सामान्य सी बात है, ठीक है, और इसीलिए इसको यहाँ पे जो हमारे पास क्या था, शॉर्ट या नॉर्मल सोर्स ऑफ फाइनेंस एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ गुड्स कह सकते हैं आप लोग। तो ऑप्शन ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, dash are more dependable than external sources as they do not depend on the investor's preference and market conditions। तो यहाँ पे कहता है कि जब आप मान लीजिए कौन सा निम्न में से कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, आपको इसका हिंदी वर्जन बता दो क्योंकि यहाँ पे जो गलत लिखा हुआ है, इसने कहा, कहते हैं कि डैश आर द मोर डिपेंडेबल द एक्सटर्नल देन एक्सटर्नल sources as they do not depend on investors preference and market conditions। तो इनमें से कौन सा है वो सोर्स ऑफ फाइनेंस है जिसके ऊपर इन्वेस्टर्स की प्रेफरेंस का यानी कि उनकी बातचीत का या यूं कहा जाए उनकी इंटरेस्ट का और मार्केट कंडीशन का इंपैक्ट नहीं पड़ता? तो देखिए, इक्विटी शेयर में अगर मान लीजिए आप यहाँ पे बात करते हो पैसे की, तो ये मार्केट कंडीशंस पे डिपेंड करता है कि भाई आपकी ओवरऑल वैल्यू क्या है। प्रेफरेंस शेयर्स में भी ऐसा ही है, डिबेंचर्स में भी ऐसा ही है, टोटल ओवरऑल। लेकिन रिटेन अर्निंग्स वो तो अपना खुद का पैसा है ना भाई। तो ये ऑप्शन सी इज द राइट आंसर यहाँ पर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट्स अ सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस? तो कहते हैं इनमें से कौन सा
दीर्घकालीन वित्त का सोर्स है। रिटेन अर्निंग्स, इक्विटी शेयर, डिबेंचर, ऑल ऑफ दिस, तो ये सभी के सभी है भाई। यानी कि प्रतिधारित कमाई जो भी हमारे पास हमारी सेविंग्स है, डिबेंचर्स हैं, सॉरी शेयर्स हैं और डिबेंचर्स, ये सारे के सारे हमारे पास इसके वित्त के कौन से दीर्घकालीन वित्त के सोर्स हो जाते हैं। नेक्स्ट, बरकरार यानी कि रिटेन अर्निंग्स की जो हमारे पास है उसको खालिस्तान के सॉरी निम्नलिखित के रूप में कोई लागत शामिल नहीं है। देखिए जो रिटेन अर्निंग्स होती है ना, मैं मान लीजिए मैं यहाँ पे बात करता हूँ, सिंपल सी बात है, अगर मैं इक्विटी लेता हूं तो मुझे डिविडेंड देना पड़ेगा, ठीक है भाई। अगर मैं लोन लेता हूं तो मुझे यहां पर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं यहां पे इक्विटी, डिबेंचर, प्रेफरेंस कुछ भी लेता हूं तो मुझे यहां पर फ्लोटेशन कॉस्ट के रूप में पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा, लेकिन मेरी रिटेन अर्निंग्स है ना, उनके ऊपर तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, रिटेन अर्निंग्स के ऊपर मुझे तो कुछ भी नहीं देना ना, है ना। तो यहां पर रिटेन अर्निंग्स पे ना तो डिविडेंड लागू होता, ना इंटरेस्ट लागू होता, ना फ्लोटेशन कॉस्ट, यानी कि ऑल ऑफ द अबो, ये सारे के सारे रिटेन अर्निंग्स पे इनमें से कौन सा लागू नहीं होता, तो या कौन सी लागत इसमें शामिल नहीं है, तो ये तीनों ही यहां पर शामिल नहीं है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से वित्त के कौन सा स्रोत किसी कंपनी की संपत्ति पर कोई शुल्क नहीं लगाता। देखिए ध्यान से, वित्त का कौन सा सोर्स है जो किसी कंपनी की संपत्तियों पर कोई शुल्क नहीं लगाता। इक्विटी शेयर, डिबेंचर, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्योंकि देखिए जो डिबेंचर्स होते हैं ना, वो तो ऐसे मान लो कि भी उनके बदले तो हमने अपनी सिक्योर कुछ असेट्स को सिक्योरिटी के रूप में रखना पड़ता है, लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स के कंपैरिजन में ऐसा नहीं है। यानी कि हमको वहां पर कोई भी अपनी असेट्स को सिक्योरिटी के रूप में यानी कि एक लिहाज से गिरवी नहीं रखना पड़ता। रिडीमेबल शब्द का प्रयोग तो कहता है किसके लिए किया जाता है, तो प्रक्रिया के कर्ता धर्ता, ये हिंदी पढ़ो ही मत, इधर आ जाओ। द टर्म रिडीमेबल इज यूज्ड फॉर, कहते हैं प्रेफरेंस शेयर्स, कमर्शियल पेपर्स, इक्विटी शेयर्स और पब्लिक डिपॉजिट्स, किन के लिए, तो ध्यान दे प्रेफरेंस शेयर्स के लिए। यानी कि इसको कहेंगे हम लोग शोधन करना। शोधन का मतलब पैसा वापस करना, क्या करना, पैसा वापस करना। अब ये पैसा वापस करने की जो प्रोसेस है ना, देखो इक्विटी शेयर होल्डर को तो पैसा सिर्फ उसी कंडीशन में दिया जाएगा जब कंपनी को वाइंड अप किया जाएगा। पब्लिक डिपॉजिट्स को यहाँ पर शोधन की बात नहीं होती, इनको तो रिटर्न करना कहलाता है। ये कमर्शियल पेपर के साथ भी ऐसा ही है। इकलौता प्रेफरेंस शेयर्स ही बचा जिनको यहाँ पर रिडीमेबल या रिडीम्ड किया जाता है। साथ ही अगर प्रेफरेंस शेयर्स के साथ यहाँ पर अगर डिबेंचर, प्रेफरेंस शेयर्स एंड डिबेंचर भी लिख दिया जाता है तो तब भी हमारे पास ऑप्शन ए ही रहता। अगर प्रेफरेंस शेयर की बजाय यहाँ पे डिबेंचर, तब भी वही, क्योंकि डिबेंचर्स को और प्रेफरेंस शेयर्स को हम यहाँ पर क्या करते हैं, शोधित करते हैं, उनको एक समय के बाद उनका पैसा वापस करना होता है। इसी के साथ मेरे मित्रों आज के इस लेक्चर के अंदर इतना ही। मिलते हैं आपको एक नए लेक्चर में। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है, हमारे इस चैनल को जितना प्यार आप दे रहे हो उतना ही प्यार एक बार हमारे दूसरे चैनल को भी दे, ठीक है। और वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहें और ध्यान से रखो इस चीज़ों को, ये बहुत काम आने वाले लेक्चर आपके लिए हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड जय श्री राम।